हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सीक्रेट्स। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे 6 से लेकर 12 तक। इनिशियली हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो इस सीरीज़ का फोकस होगा वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, बल्कि आपको ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड करें जिससे आपकी रिवीजन करना काफ़ी ईजी हो जाए और टाइमली आप उसे रिवाइज कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर को एक पेजेस में कवर कर लिया गया है। मतलब ज्योग्राफी में आपको टोटल 6 चैप्टर्स मिलेंगे 6 के एनसीईआरटी में। तो उन 6 चैप्टर को 6 पेजेस में कवर कर दिया गया है, ठीक है। और ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिले, बल्कि आपको इनको पढ़ना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है, और आप लॉन्ग टाइम तक उन कंटेंट को याद कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ, काफ़ी ग्राफिक्स पिक्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह बैठ जाए, ठीक है। आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। एक बार पढ़ो और ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नोट्स हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज। आपने स्काई में काफ़ी ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि सन, मून, ठीक है। इसके अलावा रात में आपने ऑब्जेक्ट देखे होंगे जो कि शाइन करते हैं, जैसे कि स्टार, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्काई में प्रेजेंट है उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो, जैसे कि सन को, मून को, स्टार्स को। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप नहीं देख सकते क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है, ठीक है। लेकिन वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं जो कि स्काई में प्रेजेंट है, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। लेकिन कुछ हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो काफ़ी बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं, ठीक है। ये हमारी गैसेज से बनी होती हैं, ठीक है। इनकी खुद की हीट और लाइट होती है, जैसे कि सन, ठीक है। सन की खुद की हीट और लाइट है, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। जिनकी खुद की हीट और लाइट हो उन्हें हम स्टार कहते हैं। मतलब जो सन है हमारा, इसकी खुद की हीट और लाइट है, तो जो सन है हमारा वो क्या है? स्टार है, ठीक है। ये आपको पता चल गया सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, जो कि हमारी स्काई में ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्स्टिलेशन। देखिए, आपने रात में देखा होगा स्टार्स हैं, चमकते हैं और वो अपना एक अलग पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रुप ऑफ स्टार कुछ एक पैटर्न बनाए तो उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो देखिए, ये कॉन्स्टिलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जैसे उर्सा मेजर और बिग बियर, एक टाइप का हमारा कॉन्स्टिलेशन है। तो कॉन्स्टिलेशन आपको पता चल गया, ग्रुप ऑफ स्टार के किस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो सप्तऋषि है, ये जो हमारे 7 स्टार्स हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है, ठीक है। और ये जो सप्तऋषि है वो पार्ट किसका है? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको 7 स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। और देखिए, जो ये पैटर्न है इसे सप्तऋषि पैटर्न कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। सप्तऋषि का मतलब क्या है? सप्त का मतलब हो गया 7, ऋषि का मतलब हो गया सेजेस, ठीक है, मतलब 7 ऋषि। अब देखिए, इसका जो हमारा ये सप्तऋषि है, इससे हम जो हमारा नॉर्थ स्टार है, देखिए ये हमारा नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसे हम पोल स्टार नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इससे हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में इसका, इसलिए इसे नॉर्थ स्टार और पोल स्टार नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, नॉर्थ स्टार को अगर आपको स्काई में लोकेट करना हो तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप ये सप्तऋषि को देखो, जहाँ पे भी आपको ये पैटर्न मिल रहा है 7 स्टार के ग्रुप का ये पैटर्न, तो वो हमारा होगा सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। जैसे ये सप्तऋषि है, इसमें देखिए इस पैटर्न के जहाँ पे ये 2 स्टार्स हैं, ठीक है, आप अपनी आई से उन 2 स्टार को ज्वाइन करके उस लाइन को आगे एक्सटेंड करो, ठीक है। जहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद आपको एक स्टार मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी ब्राइट स्टार होता है। तो जहाँ पे ये आपको ये स्टार मिला वो हमारा हो जाएगा नॉर्थ स्टार। और इससे आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि जिस डायरेक्शन में अभी आप देख रहे हो वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सोलर सिस्टम। देखिए, सोलर सिस्टम में आपको काफ़ी सेलेस्टियल बॉडीज मिलेंगी, जैसे सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, ठीक है। इन सबके ग्रुप को हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप है हमारा जिसमें आपको प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स मिलेंगे। तो देखिए, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपको सेंटर पे मिलेगा सन, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंटर में मिलेगा सन, ठीक है, जो कि किससे बना है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। जो सन होता है उसकी अपनी एक पुलिंग फोर्स है, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी इसके आसपास प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इसके आसपास प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं, वो अपनी पुलिंग फोर्स से इनको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है।
वरना ये जो हमारे प्लैनेट्स है वो कहीं स्काई में इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन नहीं, अर्थ सन की पुलिंग फोर्स की वजह से वो सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ठीक है। और जो सन है, हमारे सोलर सिस्टम की जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, सन को मिलती है, हर एक प्लैनेट को, ठीक है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो देखिए हमारे जो सोलर सिस्टम है टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। देखिए इनका कोड इस सीरीज में आपको याद पता होना चाहिए कि सबसे पहला हमारा कौन सा प्लैनेट आता है, देन कौन सा, लास्ट में कौन सा, मतलब ये पूरी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए एक कोड है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखिए जो पहला वर्ड्स है वो प्लैनेट्स को डिनोट करा है, जैसे M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस और N फॉर नेपट्यून, ठीक है। तो इस कोड के थ्रू आप ये प्लैनेट्स के नाम सीरीज वाइज याद रख सकते हो। और देखिए हमारे सोलर सिस्टम में 3 प्लैनेट ऐसे हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके अराउंड आपको ना एक रिंग मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। हाँ, तो ये 3 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे हैं जिनके पास आपको रिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो वीनस है इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो इसका साइज है और जो इसकी शेप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ की, ठीक है, इसलिए इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो देखिए ये सोलर मतलब सन से नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। सबसे पहले मरकरी है, देन वीनस, और ये हमारा जो अर्थ है वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। और ये सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर हम इसकी शेप की बात करें अर्थ की, तो देखिए ये ना, जैसे ये अगर हम अर्थ को ड्रॉ करें तो ये टॉप मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टॉप पे आपको फ्लैटन दिखेगी, और जो इसके जो इधर का पार्ट है, ठीक है, सेंटर, यहाँ पे मिडल में ये थोड़ी बल्ज मिलेगी। मतलब सर्कल आपको अगर इस तरह से है तो इसका जो शेप है वो हल्की सी इस तरह से, मतलब ऊपर और बॉटम में ये थोड़ी फ्लैट है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज निकला हुआ, मतलब पूरी तरह से ये स्फेयर नहीं है, ठीक है। तो जो अर्थ का ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम जियोइड से जाना जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्फेयर नहीं है, जो अर्थ का जो शेप है वो क्या है, जियोइड है। देखिए अभी तक ये जो भी हमारे 8 प्लैनेट हैं, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट की जाती है, ठीक है, मतलब यही इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ अभी एग्जिस्ट करती है। और देखिए हर एक प्लैनेट का आपको अलग अलग कलर दिख रहा है। तो देखिए जो अर्थ है उसका कलर आपको ब्लू दिखता है, क्यों, क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है उसका जो 2/3 एरिया है वो वाटर से कवर हुआ है, ओशियन फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म में। जो उसका 2/3 एरिया है वो वाटर से कवर है, इसलिए जो हमें अर्थ है वो ब्लू कलर में दिखता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मून। देखिए मून क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता क्या है, देखिए सन के, ये हमारा अगर सन है, सन के अराउंड जो भी हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट। सन हमारा क्या है, स्टार, ठीक है। सन के अराउंड जो भी बॉडी हमारी रिवॉल्व कर रही है, सेलेस्टियल बॉडी, उसे हम कहते हैं प्लैनेट। लेकिन देखिए कुछ हमारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अराउंड भी कुछ सेलेस्टियल बॉडी हमारी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। प्लैनेट के अराउंड जो भी बॉडी हमारी रिवॉल्व कर रही होती है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। तो देखिए जो सैटेलाइट है हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स भी हो सकती है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हो सकती है। जैसे मून, ये नेचुरल सैटेलाइट है, ये कहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के अराउंड। अगर ये हमारे अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ कौन मूव कर रहा है, हमारा मून, तो ये हमारी क्या हो गई, सैटेलाइट। लेकिन कुछ सैटेलाइट ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने खुद बना के भेजी है। जैसे हमने काफ़ी सैटेलाइट्स देखा है, GSAT-3, ठीक है, एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये हमारे इसरो द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स हैं, इन्हें हमने स्पेस में भेजा। देखिए जो इन सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, हम स्पेस में क्यों भेजते हैं, कम्युनिकेशन के पर्पज से या वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा सैटेलाइट हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक नेचुरल, एक हो गया ह्यूमन मेड। तो सैटेलाइट बेसिकली वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो मून है ये एक हमारी सैटेलाइट है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो देखिए जो भी अर्थ का डायमीटर है उसका जो 1/4 डायमीटर है, ठीक है, अर्थ के 1/4 डायमीटर के बराबर हमारा मून का डायमीटर है, ठीक है। और ये देखिए अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, हमने देखा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इसे एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 27 डेज, ठीक है। इसके अलावा देखिए अर्थ जितने टाइम में एक स्पिन ले रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये अर्थ है,
जितना टाइम इसे रोटेट करने में लग रहा है, और देखिए मून भी इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो जितना टाइम अर्थ को एक क्या कहते हैं स्पिन करने में लग रहा है, उतना ही टाइम हमारा मून को स्पिन करने में लगता है। ठीक है, रोटेट करने में दोनों को सेम टाइम लगता है, इसलिए हम ना हमेशा मून की सिर्फ एक ही साइड को देख सकते हैं। जैसे अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ देख रहे हो अभी, ठीक है, अगर आप सेम स्पीड से मूव करते हो तो मतलब आप मान लो 2 सेकंड्स के अंदर आप वापिस अपनी इस पोजीशन पे आ गए। आपका फेस कहाँ है, इस साइड है। ठीक है, 2 सेकंड में आपने एक चक्कर पूरा लगा लिया। ठीक है, सिमिलरली आपका फ्रेंड जो आपकी तरफ देख रहा था उसने भी 2 सेकंड में वो एक राउंड घूम लिया, एक स्पिन ले लिया। तो देखिए आप अभी भी क्या एक दूसरे को फेस कर रहे होगे। ठीक है, जब आप सेम स्पीड से सेम टाइम में एक स्पिन ले रहे हो तो हमेशा आप ना एक दूसरे का फेस देख पाओगे, मतलब आप अपने एक दूसरे के बैक साइड को नहीं देख पाओगे। सिमिलरली ऐसा केस है हमारा मून और अर्थ के साथ, दोनों को एक स्पिन लेने में सेम टाइम लगता है, तो हम हमेशा क्या है मून की सिर्फ एक ही साइड को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ सैटेलाइट्स और मून के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एस्ट्रॉइड्स। देखिए एस्ट्रॉइड वो हमारी टाइनी बॉडीज हैं जो कि हमारे क्या स्काई में प्रेजेंट है और स्पेस में प्रेजेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, और देखिए यहाँ पे जो अर्थ है आपको हाफ दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सन की रेज से यहाँ पे शाइन हो रही है, तो यहाँ पे ये पार्ट विजिबल है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा जो सन है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो पूरे सोलर सिस्टम में जो लाइट हमें मिलती है वो सन के थ्रू मिलती है। तो देखिए ये पार्ट हमारा अर्थ का विजिबल है, और यहाँ पे हमारा डार्क साइड है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइम पे क्या हो रही होगी, नाइट। ठीक है, ये हमारा मार्स हो गया। तो देखिए ये आपको एक बेल्ट दिख रही है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, ये हमारे एस्ट्रॉइड्स की हैं। ये देखिए कुछ हमारे रॉक की मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में आपको मिलेंगे। और देखिए ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये रॉक की पार्टिकल रॉक बॉडीज हैं, ये भी हमारे क्या सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एस्ट्रॉइड्स आपकी क्या होते हैं, ये हमारे एक छोटी बॉडीज होती हैं जो कि सन के अराउंड मूव्स कर रही होती हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, जनरली आपको, ठीक है, मतलब ज्यादातर क्वांटिटी में आपको यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगी। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए जो हमारे प्लैनेट से, ठीक है, काफी साल पहले वो जब एक्सप्लोड हुए थे तो उसके जैसे छोटे छोटे पीसेस हुए थे। ठीक है, वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए और सन की पुलिंग फोर्स की वजह से वो यहाँ पे ऑर्बिट करने लगे। ठीक है, यहाँ पे वो ऑर्बिट करने लगे और इस वजह से यहाँ पे एक बेल्ट बन गई है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिससे हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेटेओरॉइड्स का। देखिए मेटेओरॉइड्स क्या है, ये भी हमारे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और देखिए जब भी इस मेटेओरॉइड्स और ये हमारे रॉकी पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ठीक है, एयर की फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जलने लगते हैं। ठीक है, वहाँ पे हीट होती है और ये बर्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वो हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं अर्थ के, उन्हें हम मेटेओर्स के नाम से जानते हैं। इनिशियली जब वो स्पेस में है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें हम मेटेओरॉइड्स नाम से जानते हैं। जैसे वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और एयर के फ्रिक्शन की वजह से जब वो बर्न आउट होते हैं, उन्हें मेटेओर नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ हमारे मेटेओरॉइड्स और मेटेओर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते और अर्थ के सरफेस को आके हिट करते हैं। ठीक है, जब वो अर्थ के सरफेस को आके हिट करते हैं तो उन्हें हम मेटेओराइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए जब ये अर्थ में ऐसे बर्न आउट होते हैं तो हमें हिंदी में इसे टूटता हुआ तारा के नाम से आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, जो टूटता तारा आप देखते हो वो क्या होता है, मेटेओर्स ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैलेक्सी। देखिए हमारे स्काई में एक वाइट कलर का बैंड है। ठीक है, कुछ ऐसा वाइट कलर का बैंड टाइप का है। ठीक है, जो कि उसमें क्या होता है, बहुत मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, शाइन करते हुए थे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, ये हमारी क्या है, गैलेक्सी। और देखिए इसी गैलेक्सी के अंदर आपको अपना सोलर सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक गैलेक्सी के अंदर 2-3 सोलर सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी गैलेक्सी है वो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और जो इसके अंदर हमारा ये सोलर सिस्टम है जिसमें आपको 8 प्लैनेट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए एंशिएंट इंडिया में ये माना जाता था कि देखिए जो ये हमारे क्या कहते हैं, स्टार्स हैं गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, जो वाइट बैंड हमने देखा इसके अंदर काफ़ी स्टार्स हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहता है कि ये जो स्टार्स की एक नदी है। ठीक है, ऐसा एंशिएंट टाइम में बोला जाता है कि स्टार्स की नदी है, जिसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जो मिल्की वे का जो हिंदी में आप नाम आकाश गंगा भी कह सकते हो,
ठीक है, ये एंशिएंट नेम है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का। तो गैलेक्सी क्या है, बेसिकली ग्रुप है, सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, गैसेस, ठीक है। एक गैलेक्सी के अंदर आपको स्टार्स मिलेंगे, अलग सेलेशियल बॉडीज मिलेंगी, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, ठीक है। इनके ग्रुप और सिस्टम को हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। और एक देखिए यूनिवर्स के अंदर ना आपको बहुत सारी गैलेक्सीज मिलेंगी। तो देखिए ये एक वेन डायग्राम बनाया गया है। सब देखिए यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, जहाँ तक इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। इसके अंदर आपको गैलेक्सीज मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट है। तो जो हमारा अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, ठीक है। तो ये एक गैलेक्सी हो गई, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हो गई। इसके अंदर आपको सोलर सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। और जो सोलर सिस्टम है उसमें स्टार, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और मेटेरोइड्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 2 है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो हमारे अर्थ है, ठीक है, वो स्फेयर नहीं है, वो आपको नॉर्थ और साउथ पोल में वहाँ पे आपको एक फ्लैटन एरिया मिलेगा, ठीक है। वो टॉप से और बॉटम से फ्लैट है और मिडल से उसमें आपको बल्जेस मिलेंगे। तो देखिए जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर और जो शेप है वो स्फेयर तो नहीं है, जो इसकी अर्थ की जो शेप है वो क्या है, उसकी एक यूनिक शेप है जिसका नाम है जियोइड, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में आपको फ्लैटन मिलेगा, मिडल में आपको बल्जेस मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए किसी भी स्फेयर ऑब्जेक्ट है उसमें किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो देखिए ये आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिखेगी और इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी हमारी टिल्टेड है। देखिए यहाँ पे जो निडल इस ग्लोब को जो ये टिल्टेड है, यहाँ पे वो निडल से टिल्टेड है जो कि आपको ये टॉप और बॉटम पॉइंट को जोड़ती हुई दिखेगी। देखिए जो हमारी ग्लोब है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करे, जैसे कि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। देखिए जो ये निडल है जो कि ग्लोब को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इसकी एक्सिस कहते हैं, ग्लोब की एक्सिस। अगर हम अर्थ की बात करें तो देखिए जो अर्थ है उसमें ऐसे निडल तो नहीं होते हैं, उसमें जो उसकी एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन हम एज्यूम करते हैं जो कि सेंटर से, अर्थ के सेंटर से पास करती हुई जाती है, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा जो हमारी अर्थ और ग्लोब वो वेस्ट से ईस्ट में मूव कर रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये, देखिए हमने देख लिया जो अर्थ की एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है और ग्लोब में ये हमारी एक निडल से ही हमारी ग्लोब कनेक्टेड है। इसके अलावा देखिए आप एक लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि सेंटर से पास कर रही है। ये लाइन ग्लोब को क्या कहते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ऊपर टॉप वाले पार्ट को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और जो बॉटम वाले पार्ट है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देखिए ऐसे एक जो हमारी लाइन है वो हमारे अर्थ को डिवाइड कर रही होती है 2 पार्ट में। जो लाइन इस अर्थ को और ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। ये सेंटर से पार्ट करता है और अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो देखिए इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए किसी लोकेशन को आपको पॉइंट आउट करना हो तो आप इतना बता सकते हैं कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में। आपके लिए एक थोड़ा सा इजी हुआ, पहले आपके पास पूरा ग्लोब था, अब इक्वेटर की हेल्प से आपने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको पॉइंट आउट करने के लिए आपके पास जो एरिया है वो आधा हो गया, ठीक है। या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लोकेशन हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इससे आप पता कर सकते हो नॉर्दर्न में कि सदर्न में, ठीक है। आपको काम थोड़ा सा इजी हुआ। अगर हम अब लैटिट्यूड्स की बात करें, ठीक है, इन लैटिट्यूड से भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। देखिए ये आपने देखा इक्वेटर है, ठीक है। अब इक्वेटर के पैरेलल हम और सर्कल ड्रॉ करते जाएं, ठीक है, ठीक है। जो भी इक्वेटर से पहले हम सर्कल्स ड्रॉ करें नॉर्दर्न में और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर को हम 0 लैटिट्यूड से भी जानते हैं और इसके जो हम पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं उन्हें पैरेलल लैटिट्यूड, ठीक है। जिस डिग्री पे ड्रॉ कर रहे हैं आप उतना लैटिट्यूड कह सकते हैं। जैसे एक पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, ठीक है, ये हमारा क्या है 20 डिग्री, तो इसे हम 20 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लाइन हमारी यहाँ से ड्रॉ हो रही है, ठीक है। ये एक हमारी एक लाइन है, जो एंगल यहाँ से इक्वेटर बना रहा है इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से, वो 0 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा कुछ डिग्री बना रहा है, ये अलग डिग्री। तो देखिए इस पॉइंट से जस्ट इसके अपोजिट की बात करें तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180, ठीक है। ये तो 180 डिग्री एंगल बना, ठीक है। अगर हम टॉप की बात करें तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या नॉर्थ पे 90 डिग्री, मतलब जो हमारा इक्वेटर से
जो हमारे नॉर्थ पोल पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम साउथ की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी वो एंगल जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बनना होगा, जो कि साउथ पोल को कनेक्ट कर रहा है, तो वो भी हो गया हमारा क्या 90 डिग्री साउथ। तो देखिए ये नॉर्थ पोल है, इसे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर हम जो पॉइंट होगा उसे कहेंगे 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब देखिए हमने देखा कि लैटिट्यूड से इक्वेटर से पहले हमने कुछ सर्कल्स बनाए जिन्हें हम कह रहे हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखिए वो सर्कल्स हमारे इस इक्वेटर से अप साइड भी हैं और डाउन साइड भी हैं। हम किधर की बात कर रहे हैं, अगर हम देखिए इक्वेटर से अबव बात कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में तो हम कर लेंगे 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर हम डाउन साइड बात कर रहे हैं मतलब साउथ की तरफ जा रहे हैं तो 10 डिग्री साउथ, ठीक है। तो देखिए आपको कितने लैटिट्यूड्स मिलेंगे, 0 डिग्री, 10, 20, 30। तो देखिए यहाँ पे आके ये 80 डिग्री हो गया और यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको टॉप पे इक्वेटर से टॉप पे 90 डिग्री के लैटिट्यूड्स मिलेंगे और बॉटम पे भी 90 डिग्री लैटिट्यूड्स मिलेंगे, ठीक है। इससे अब आपकी देखिए लोकेशन को पॉइंट आउट करना कितना ईजी हो गया। इक्वेटर से आपने पता चल गया कि आपकी जो लोकेशन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में। लैटिट्यूड से आपको ये पता चल जाएगा वो एग्जैक्टली किस लैटिट्यूड पे, ठीक है। अब इतना आपको मतलब पूरे हेमिस्फीयर में आपको पॉइंट आउट करनी हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, कि एक हमारी प्लेस है महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। ऐसे एक ब्राज़ील में हमारी एक सिटी है बेलो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये भी हमारे क्या है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब इससे आपको पता चल गया, देखिए 20 डिग्री लैटिट्यूड हमारे दो जगह हैं, या तो वो यहाँ पे होगा या वो सदर्न में होगा, ठीक है। अब देखिए इससे हमें क्या पता चल गया, जो हमारी ये दो लोकेशन है वो यहाँ तो यहाँ पे लाई कर रही होंगी या इस 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई कर रही होंगी। लेकिन इसके लिए अभी आपके लिए, ठीक है, ये आपको पता चल गया ये 20 डिग्री नॉर्थ में है। अगर आपको ये भी पता चल गया कि वो 20 डिग्री नॉर्थ में है और ये जो हमारी क्या कहते हैं जो बेलो हमारी एक सिटी थी ब्राज़ील में वो 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है। अब लेकिन इससे आपको क्या पता चला, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ तो पता चल गया, लेकिन देखिए ये 20 डिग्री का एरिया भी बहुत बड़ा है, एक पूरा सर्कल कवर कर रहा है। तो स्पेसिफिक वो लोकेशन हमारे कहाँ पे, जहाँ पे इस सिटी की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे रोल आता है हमारा किसका, लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। तो देखिए इक्वेटर से हमने ग्लोब को और अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करा, हमें पता चल गया हमें नॉर्थ की बात की जा रही है। लैटिट्यूड से हमें स्पेसिफिक एक लैटिट्यूड की पता चल गया कि देखिए इस सर्कल में हमारी कोई लोकेशन है। अब इस सर्कल में कहाँ पे है, उस एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड को पढ़ने से पहले आप कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में देख लीजिए। जैसे इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से जानते हैं क्योंकि 0 डिग्री पे लाई करता है, सेंटर से जो एंगल है उसका 0 डिग्री है। नॉर्थ पोल हमने देखा कि वो इस लाइन से, और जो नॉर्थ पोल है वो हमारा कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, तो इसे 90 डिग्री नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसके अलावा देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जो भी हमारा ये एंगल बन रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है, उस लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23.5 को हम सदर्न हेमिस्फीयर में जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर उसे हम आर्कटिक सर्कल से, और 66.5 डिग्री साउथ में जो हमारा लैटिट्यूड है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल से जानते हैं। देखिए ये कुछ पर्टिकुलर लैटिट्यूड क्यों लिए, देखिए वो हमारे सन से रिलेटेड इनके रीज़न है कि हमने इन्हीं लैटिट्यूड्स को क्यों चूज़ किया और इन्हीं लैटिट्यूड का कोई स्पेसिफिक नाम क्यों रखा, क्योंकि देखिए लैटिट्यूड्स तो बहुत सारे ना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमने देखिए इन 4 लैटिट्यूड्स का ही कुछ स्पेसिफिक नाम रखा। उसका रीज़न है कि देखिए जो सन है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी मूवमेंट होती है हाईएस्ट पॉइंट है वो इस 23 नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच में ही होता है। तो ठीक है, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को बताने के लिए हमने कोई स्पेसिफिक नाम रख दिया, क्योंकि सिंपली ऐसे बोलना 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ थोड़ा कन्वीनियंट नहीं था, तो इसलिए इनका एक नाम रख लिया गया इनको पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा सन मूव करता है, ठीक है। इन्हीं एरिया के बीच में जो सन की रेज है वो डायरेक्ट आती हैं, तो इनका स्पेसिफिक नाम रख दिया गया, ठीक है। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल का मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि देखिए इसके बाद के जो भी पॉइंट है यहाँ पे जो सन की रेज हैं बहुत ही कम आते हैं, तो ये जो एरिया ना वो काफ़ी
कोल्ड एरिया है। तो इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ इन 4 लैटिट्यूड को ही सिलेक्ट किया गया, इनका सेपरेट नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखिए जो हमारा सन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा सन यहाँ से मूव करता है और ठीक है एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इससे वो ऊपर नहीं जाता हमारा सन, और इस 23.5 डिग्री साउथ से नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो इन दोनों जो सन है वो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो सन की रेज है वो डायरेक्ट आती है कभी ना कभी 365 डेज में कभी ना कभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एरियाज है ना, यहाँ पे कभी ना कभी सन की जो रेज है वो डायरेक्ट आती हैं। जब सन की रेज डायरेक्ट आती है तो जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीटिंग मैक्सिमम हीट मिलती है इस एरिया के बीच में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टॉरेट जोन। ठीक है, इसके अलावा देखिए सन अगर हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जा रहा है तो देखिए यहाँ पे जो सन की रेज है वो स्लांटिंग जाएंगी, तो देखिए यहाँ पे जो हीट है सन की वो हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर है हीट की वजह से वो मॉडरेट है, तो यहाँ पे इस एरिया को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। सिमिलरली जब सन हमारे इस पॉइंट पे आया तो सन की रेज यहाँ पे स्लांटिंग जा रही है, जो टेम्परेचर है हीट है वो कम होगी, तो जो ये एरिया बचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सन की रेज स्लांटिंग उसमें आ रही है, जो टेम्परेचर है मॉडरेट है, इसे हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए जो हमारा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया, ये हमारा गया अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ इसके बाद जो सन की रेज है वो बहुत ही कम जाती है, रेयरली बहुत ही कम। तो जो ये एरिया है ना वो क्या है हमारा फ्रिड जोन, क्योंकि जो यहाँ पे कूलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सन की रेज यहाँ पे पहुँच नहीं पाती, इसलिए तो इसे हम फ्रिड जोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे कि हमने देखा किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए इक्वेटर से आप ये बता सकते हैं कि वो नदन में है सदन में है। ठीक है, लैटिट्यूड से आप बता सकते हैं कि वो किस लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल आपको एक लोकेशन मिल गई। ठीक है, लॉन्गिट्यूड से आप एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकते हो, मतलब इन तीनों की हेल्प से। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखिए कोई लोकेशन हमारी क्या है, जैसे वो हमारी लोकेशन यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ है कि इस पॉइंट पे कैसे पता चला, तो उसके लिए हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो लोकेशन इस साइड है कि इस साइड है, मतलब ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है। ठीक है, तो इसी को अब कोई वो रेफरेंस पॉइंट हमारे क्या होना चाहिए, तो वो रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया, एक लाइन ली, ठीक है, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानी जाती है और प्राइम मेरिडियन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं बाकी कंट्रीज ने सबने डिसाइड करा कि हम एक रेफरेंस लाइन ले रहे हैं जो कि ग्रीनविच से पास हो रही है, जहाँ पे हमारी जो ब्रिटिश, ठीक है, उस टाइम पे जब ये डिसाइड किया था तो ब्रिटिश काफ़ी पावरफुल था। ठीक है, पावरफुल था, तो एक ब्रिटिश जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी हमारी सेटअप थी, तो जहाँ से उस लाइन को हमने क्या लिया, नॉर्थ से लेकर साउथ उस पॉइंट को ज्वाइन करा। ठीक है, उस लाइन को हमने रेफरेंस लाइन ले लिया जिसे प्राइम मेरिडियन नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके रेफरेंस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो लोकेशन है वो इसके वेस्ट में है कि ईस्ट में है। ठीक है, तो देखिए ये हमने ये देखा, जो ये इक्वेटर को हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला था, तो इस प्राइम मेरिडियन को हम क्या करेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब जो भी लोकेशन हमारे इससे ईस्ट में है उसे हम लॉन्गिट्यूड वाइज डिवाइड कर लेंगे और जो वेस्ट में उसे भी लॉन्गिट्यूड वाइज। तो देखिए जो इसके ईस्ट में है एक हमने लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करा, ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड है जिसे प्राइम मेरिडियन, इसके जस्ट अपोजिट एक लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनना है, यहाँ से यहाँ तक 180 का। ठीक है, 180 का बनना है, तो जस्ट इसके इधर कहाँ पे इतना बनेगा, यहाँ पे 90 बनना है, यहाँ पे 10 20 30 सारे एंगल्स हमारे बनेंगे। अब देखिए जो हमारी कोई लोकेशन थी हमने पता करा था कि 20 डिग्री, सपोज 20 डिग्री किस पे थी, नॉर्थ लैटिट्यूड पे थी। अब देखिए 23 नॉर्थ पे थी, अब हमें पता चल गया कि वो कहाँ पे, सपोज वो है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो अब देखिए 20 डिग्री थी ये लोकेशन, अब हो गया 40 डिग्री, तो यहाँ से एक 40 डिग्री हमारा लैटिट्यूड गया। ठीक है, 40 डिग्री जब हमारा लैटिट्यूड गया तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे दो लाइनों हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे उससे हमें हमारी जो लोकेशन है उसका हम पॉइंट आउट, मतलब प्रिसाइसली लोकेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा इक्वेटर था उसने 2 हाफ में डिवाइड करा। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच मेरिडियन है, ये हमारे अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है।
इसके अलावा आपने देखा था जब हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे, तो देखिए इक्वेटर के बाद जो भी हमारे लैटिट्यूड यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, वो हमारे छोटे होते जा रहे थे। जो सर्कल था, देखिए सबसे बड़ा जो हमारा सर्कल है वो इक्वेटर है, उसके बाद जो सर्कल है वो छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा, और नॉर्थ पे यहाँ पे आके पॉइंट ही बन जाता है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पे ये हमारा 80 डिग्री हो गया, ठीक है। जो सर्कल से इक्वेटर से हम मूव कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखिए लॉन्गिट्यूड हमारा हमेशा सेम रहा है, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट हमारा नॉर्थ और साउथ को जोड़ रहा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है उसकी लेंथ हमारी बराबर है। जो डिफरेंस है वो ये कि इक्वेटर के टाइम पे जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे और ग्रीनविच मेरिडियन का टाइम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। फिर जैसे ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे एकदम कम हो गया, और नॉर्थ पोल पे वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। कोई भी आप दो लॉन्गिट्यूड ले लो, ठीक है, इक्वेटर के टाइम पे जो डिस्टेंस है उनके बीच में ज़्यादा होता है, फिर वो डिस्टेंस हमारा कम कम होता जाता है, ठीक है। और देखिए आपने देखा था जो लैटिट्यूड है वो एक पूरा सर्कल बना रहा था, ठीक है, यहाँ से ले जाके वो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा था। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सेमी सर्कल बना रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में जोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दो हम अपोजिट लॉन्गिट्यूड को लें तो दो लॉन्गिट्यूड मिलके एक सर्कल आपके कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। हमने प्राइम मेरिडियन के बारे में देख लिया, ठीक है। यहाँ से इसके ईस्ट में जाओगे तो 180 डिग्री का आपको लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे, और वेस्ट में जाओगे तो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड मिलेगा। टोटल हमारा 360 एक स्फीयर बन गया, ठीक है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड और टाइम की बात करें, देखिए इनिशियली देखिए जो लोकल टाइम है, ठीक है, लोकल टाइम को डिटरमाइन तो हम सन की शैडो से कर सकते हैं, ठीक है। वो पॉइंट देखिए सन की जो शैडो होती है वो आफ्टरनून के टाइम पे, नून के टाइम पे सबसे कम बनती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो शैडो बनेगी अगर सन हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, तो जो शैडो बनेगी वो सबसे छोटी बनेगी। और सनराइज, ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो शैडो बनती है वो छोटी सबसे बड़ी बनती है, ठीक है, जो शैडो बनती है वो काफ़ी बड़ी बनती है। तो जब भी दिन के जिस भी टाइम पे जो शैडो सबसे छोटी बन रही है तो मतलब है कि वो नून का टाइम है, ठीक है, मिड डे का टाइम है, ठीक है। इससे तो हम लोकल टाइम पता कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अगर हम कोई भी लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं, सपोज हमने प्राइम मेरिडियन लिया, वो हमारा क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हमने ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा पूरे दिन में कि जो सन होगा वो डायरेक्टली ओवरहेड होगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई में, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। तो जब भी हमारा सन हाईएस्ट होगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, तो जो हमारी क्या कहते हैं शेडो होगी वो हमारी क्या होगी शॉर्टेस्ट बनेगी, और ये पूरे लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा वो मिड डे नून का टाइम होगा, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, लोकल टाइम हम किससे सन की शेडो से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये अगर हमारा सन है, ठीक है, सन हमारा स्टेशनरी है, ठीक है, हमारी अर्थ रिवॉल्व होती है, ये आपको पता है ना। सन हमारा स्टेशनरी है, सन हमारा मूव नहीं करता है, हमारी अर्थ मूव करती है, जिससे हमें क्या लगता है कि सन मूव कर रहा है। ये हमारा सन हो गया। अब देखिए ये हमारी अर्थ है, पहली बात तो देखिए हमारा सन बड़ा है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हमारी रिवॉल्व हो रही है, सन स्टेशनरी है। तो आप ये देखिए, ये मैं भी इसे ना एक 2D ऑब्जेक्ट में बनाती हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से ले लीजिए, ये सन है। तो देखिए अर्थ हमारी क्या है वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर सन है वो सन से पास हो रही है, तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो इस पॉइंट से पास होता जाएगा, फिर ये वाला पार्ट आएगा वो पास होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा पास होगा। तो देखिए कुछ पार्ट हमारे सन से पहले पास हो गए, तो यहाँ पे जो सन आएगा तो यहाँ पे जो दोपहर का टाइम है मतलब नून का टाइम है वो पहले हो जाएगा। यहाँ पे सन की रेज नहीं, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही, खाली इस एरिया पे पड़ी, तो यहाँ पे नून, मिड डे नून हो गया। फिर जब सन की रेज डायरेक्ट ये मूव हमारा इस साइड होगा, जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो सन की रेज डायरेक्ट यहाँ पे आएंगी। मैं इसे 1 2 3 के नाम से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये अर्थ पे हमारी 3 लोकेशन है, मतलब 4 लोकेशन, 1 2 3 4। ये हमारा हो गया सन। जैसे यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आ रही हैं, जैसे 1 पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, 1 जस्ट सन के डायरेक्ट रेज के सामने आया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मिड डे का टाइम हो गया। लेकिन 2 पे अभी डायरेक्ट रेज नहीं आ रही है, तो यहाँ पे अभी मिड डे नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ये 2 पॉइंट हमारा सन की रेज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा, मतलब एकदम वर्टिकली सन की रेज इस पॉइंट पे पड़ेंगी, तो यहाँ पे मिड डे हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 1 पॉइंट है, ये प्लेस है, ये आगे निकल चुकी होगी,
ठीक है। सिमिलरली मतलब यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं और यहाँ पे 12 बज चुके थे पहले ही, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारे लोकेशंस हैं जो कि ग्रीनविच से ईस्टर्न डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन की बात करें, सपोज ये 1 पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे अभी सन डायरेक्ट रेस यहाँ पे पड़ रही हैं, लेकिन जब ये वाला लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन हमारी यहाँ पे आएगी तब तक ये वाली लोकेशन हमारी इस साइड मूव हो जाएगी, क्योंकि जो डायरेक्शन मूवमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक मूव हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तब यहाँ पे आ पाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे पहले ही 12 बज चुके थे, अब यहाँ पे 12 बजे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे बाद अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा। तो जो भी हमारी डायरेक्शंस होते हैं, जो भी हमारी लोकेशन है जो कि प्राइम मेरिडियन से इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो हमारी प्राइम मेरिडियन से आगे होती हैं, ठीक है, जितने भी वो हम मेरिडियन की बात करें। और जो इससे पीछे हैं वो प्राइम मेरिडियन के टाइम से पीछे होती हैं। मतलब सपोज करो जो डिफरेंस है वो कितने का है, 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखिए जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो ये इस प्राइम मेरिडियन से 1 घंटे आगे है, और ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पीछे है, ठीक है, वेस्टर्न साइड है प्राइम मेरिडियन से, वो 1 घंटे पीछे है। अगर देखिए यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ पे 12 बज रहे होंगे प्राइम मेरिडियन पे, और यहाँ पे सिर्फ 11 ही बजे होंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर हम प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बात करें, जो भी लोकेशन उसके ईस्टर्न साइड है वो उससे टाइम में आगे होगी, ठीक है। अगर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो 1 घंटे आगे होगी, 30 डिग्री है तो वो 2 घंटे टाइम में आगे होगी, और जो प्राइम मेरिडियन से पीछे है वो उससे उतने ही घंटे पीछे होगी, ठीक है। 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 आवर, मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस है तो 4 मिनट का हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लो कोई हमारी लोकेशन है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, उससे सिर्फ 2 डिग्री ही आगे है, 2 डिग्री आगे, तो जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 8 मिनट्स का, ठीक है। 1 मिनट इक्वल्स टू 4 मिनट है ना, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, तो 2 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 8 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है कि हम हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखते हैं। देखिए अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखिए जो गुजरात से लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है और जो अरुणाचल से लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, ठीक है, इन दोनों लॉन्गिट्यूड में के बीच में जो डिफरेंस है वो 29 डिग्री का है, जिसका मतलब है इंडिया के 2 प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। मतलब जो अरुणाचल है वहाँ पे सनराइज़ पहले हो जाता है, और जो गुजरात है वहाँ पे जो सनराइज़ है वो काफ़ी देर में होता है। तो अगर देखिए अगर हम स्टैंडर्ड टाइम ना रखें, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग चले तो, और अरुणाचल वाले लोग अपने अकॉर्डिंग चले, तो देखिए जो टाइम डिफरेंस है वो काफ़ी है। यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाएगी और यहाँ पे सुबह हमारी काफ़ी लेट होगी, ठीक है। अगर हम सुबह 6 बजे की मीटिंग रखते हैं तो देखिए ये लोग यहाँ पे सनराइज़ सुबह जल्दी हो गया 6 बजे की मीटिंग, ठीक है, और यहाँ पे जो सनराइज़ है वो लेट होगा, तो मतलब यहाँ के लोग तो सो के उठे ही नहीं होंगे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 आवर 45 मिनट्स का है, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंस, ठीक है। और इंडिया में देखिए पर्सन है, जब अभी इंडियन पॉपुलेशन है वो इतनी लिटरेट नहीं थी उस टाइम पे जब ये डिसाइड किया गया था कि वो घड़ी को ऐसे टाइम हर बार सेट कर सके। अगर वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, मतलब कोई सपोज बिहार से गुजरात में जा रहा है, तो मतलब जो पर्सन है वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो अपने वॉच टाइम को बार बार चेंज कर सकें, फिर वो गुजरात से कहीं और जा रहे हैं और उस वॉच का टाइम को चेंज कर सकें। तो हमने क्या करा है, एक कंट्रीज के मिडल पार्ट से एक लाइन जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उस लॉन्गिट्यूड को देखा, और उसकी बेसिस पे प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे वो कितने घंटे आ गए, वो हमारे 5 आवर्स 30 मिनट्स आ गए। तो उसके बेसिस पे हमने पूरे कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, जो सेंटर से पास हो रही है लॉन्गिट्यूड वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, वो कंट्री से मिडल में पास हो रही है, तो उसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया। मतलब यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वही टाइम पूरी कंट्रीज में मतलब इंडिया की पूरी स्टेट्स और पूरे एरिया में माना जाएगा। तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किस किस स्टेट से पास हो रहा है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। देखिए ऐसी 5 स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो मिर्ज़ापुर से, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर हमारी सिटी है, तो उससे हमारा ये पास हुआ स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। जो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया है वो कंट्री को मिडल से डिवाइड करता है, वो हमारा प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है। इसके अलावा देखिए इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हमने देखा 29 डिग्री है,
फिर भी हमने इसे सेंटर से पास कर लिया तो इतना डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि हम इसे मतलब 40-45 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था इस प्लेस के टाइम में और इस प्लेस के टाइम में, इसके ईस्ट और वेस्ट में जाएँ। लेकिन कुछ कंट्रीज हमारी ऐसी हैं जिनका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है ना वो बहुत एक्सटेंट है, वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रशिया, ठीक है। वहाँ पे एक टाइम जोन नहीं चल सकता है, क्योंकि जो डिफरेंस आ जाएगा वो 2-3 घंटे इधर का 2-3 घंटे इधर का आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को वो नहीं कॉप अप कर सकते, क्योंकि एक जगह सुबह के 12 बज रहे हैं तो एक जगह शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो जैसे इंडिया ने एक टाइम को अपनाया है, रशिया में आपको ऐसे 11 स्टैंडर्ड टाइम मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब रशिया को उन्होंने 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो भी कंट्री इसके आसपास है वहाँ पे एक अलग टाइम मिलेगा, यहाँ पे जो पीपल रह रहे हैं उनके लिए एक अलग टाइम सिस्टम है, ठीक है। ये हमने पढ़ा लोग स्टैंडर्ड टाइम्स के बारे में, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ के हमारे 2 टाइप के मोशन होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब है, देखिए ये हमारी एक अर्थ है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जब वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड मतलब इसी पॉइंट पे वो गोल गोल घूम रही है, उसे हम कहेंगे रोटेशन। सपोज यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप इसी पॉइंट पे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, इसी पॉइंट पे गोल गोल घूमना, तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशन, ठीक है। सेकंड है हमारा रिवॉल्यूशन। देखिए अगर ये हमारा सन है, ये हमारी क्या है, अर्थ। जब अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो जब इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक क्या है हमारा, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, काफ़ी बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप वेल मान लो, ठीक है, ये वेल है। अब इस वेल के आप चारों तरफ चक्कर लगाओ तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसे कहेंगे हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अर्थ के हमारे 2 टाइप के मोशन होते हैं, रोटेशन जो कि वो अपने एक्सिस पे मतलब एक पॉइंट पे अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, उसे हम कहेंगे रोटेशन। रिवॉल्यूशन है कि वो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, उसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ये देखिए एक फिक्स पाथ है, अर्थ हमेशा इसी पाथ पे सन के अराउंड घूमती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ। देखिए अभी हमने देखा ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस वो है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में जोड़ती है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर से पास होते हुए नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पे एक मैप बना लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, इस लाइन मतलब इस लाइन से पास करते हुए प्लेन को हम पास करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। यहाँ इस सेंटर से पास होते हुए एक प्लेन अगर हम काटें, मतलब जो कि इस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम ऑर्बिटल प्लेन। अब देखिए जो हमारी ये इमेजिनरी लाइन थी, ठीक है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल को हमारी ज्वाइंट कर रही थी, इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे बड़े डायग्राम में, देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सेंटर हो गया, ये लाइन नॉर्थ और साउथ को ज्वाइंट कर रही है, हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ठीक है। अब इससे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इधर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हमारी एक्सिस है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 66.5 डिग्री का। देखिए यहाँ पे पिक्चर में थोड़ी मिस्टेक है, जो एंगल है वो इस नॉर्थ पोल मतलब इस एक्सिस और इस ऑर्बिटल प्लेन के बीच का एंगल है, वो कितना है, 66.5 डिग्री का। तो आपको ये याद रखना है, देखिए जो ये ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, वो आप इक्वेटर से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अब टिल्ट हो गई है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, देखिए अगर हमारी अर्थ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ठीक है, इसे ज्वाइन करें, ये हमारी एक्सिस है, लेकिन अर्थ हमारी जो टिल्टेड है, इसलिए ये जो हमारा नॉर्थ और साउथ वो इस डायरेक्शन में आ गए। अब देखिए ये नॉर्थ और साउथ जब यहाँ पे था, ये हमारा इक्वेटर था, जब ये नॉर्थ और साउथ हमारे इस तरह से टिल्ट हो गए, तो जो इक्वेटर है वो भी हमारे साथ में टिल्ट होगा, वो इस तरह से हो गया। लेकिन जो हमने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी वो क्या थी, वो इस तरह से थी। तो मतलब देखिए ये इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर के पॉइंट से, ठीक है, और ये हमारा मतलब ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक
ठीक है। तो ये दोनों हमारे डिफरेंट है, आप इन्हें एक दूसरे से कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अब देखिए अर्थ हमारी टिल्टेड है। अब देखिए ये एक्सिस है अर्थ की, ठीक है। सन हमारा यहाँ पे है, जब सन की रेज हमारी यहाँ से जा रही हैं, अर्थ पे जा रही हैं, तो देखिए सिर्फ हाफ ऑफ द पार्ट, ठीक है, ये हमारी एक्सिस हो गई। अर्थ का सिर्फ आधे पार्ट पे हमारी सन की रेज जाएंगी और जो उसका बैक साइड है वहाँ पे सन की रेज नहीं जाएंगी। तो देखिए जहाँ तक सन की रेज जा रही है वो ये रही, ठीक है। यहाँ पे सन की रेज जा रही है इस पार्ट तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ लाइट पहुँच रही है, जो बैक साइड है वहाँ पर डार्कनेस है, ठीक है। तो जहाँ तक ये लाइट पहुँच रही है यहाँ पे डे होगा, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम पे नाइट हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए वो लाइन जो कि डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये लाइन जो कि डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, बेसिकली ये क्या है, हमारा सर्कल है, क्योंकि देखिए अर्थ हमारा क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। अब इस लाइन को, इस पॉइंट से आप इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, फिर घूम के आप दोबारा इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बन जाता है। तो इस जो डे और नाइट को डिवाइड करती है उसे हम लाइन को क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और देखिए अर्थ को अपने अपना चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है, रोटेट करने में उसे कितने टाइम लगते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। मतलब उसे 24 घंटे लगते हैं पूरा चक्कर सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। मतलब 24 घंटे में, ठीक है, ये प्लेस जो यहाँ पर है इस टाइम पे, ठीक है, वो घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हर एक जगह डे और नाइट, ठीक है, जो सन के सामने आ रहे हैं वहाँ पे डे हो रहा है, जो बैक साइड में जा रहा है वो नाइट हो रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट अभी इनिशियली यहाँ पे, ठीक है, सन ये अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, तो एक टाइम आएगा वो पीछे हो जाएगा, तो जैसे ही ये पीछे गया उस टाइम पे हो गई नाइट, ठीक है। फिर ये दोबारा, ये मिड नाइट का टाइम है, फिर दोबारा ये फ्रंट पे आएगा, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे और सुबह का वही टाइम हो जाएगा जहाँ पे हमने इस टाइम को मेंशन किया था, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से, ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है, हमारा डे और नाइट होते हैं, डे एंड नाइट। अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। तो आप पता कर सकते, मतलब आपको याद भी रह सकता है कि दिन और रात हमारा एक दिन बनाता है, उसमें हमारे 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और देखिए जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लग रहे हैं, तो ये 24 आवर्स मतलब पीरियड ऑफ रोटेशन हो गया, उसे हम अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसे अर्थ डे कहा जाता है। देखिए अगर क्या हो कि हमारे जो अर्थ है वो रोटेट ना हो, देखिए अगर हमारी अर्थ है वो रोटेट नहीं होगी, तो देखिए जो सन की रेज है ना, अगर वो इस पार्ट पे आ रही हैं तो हमेशा इसी पार्ट पे आएंगे, क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो स्टेशनरी हो गई, स्टेशनरी होगी तो हमेशा इस पे हमारी सन रेज आएंगे, और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कभी भी सन रेज नहीं आएंगी। मतलब जहाँ पे सन रेज आ रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, ठीक है। जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, हॉटनेस हो जाएगी, तो वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो पीछे का साइड है जहाँ पे सनरेज कभी नहीं आ रही है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कूलनेस हो जाएगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, फ्रीज एरिया हो जाएगा, तो वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो अर्थ की रोटेशन है, ठीक है, ये एक बैलेंस मेंटेन रखती है हॉटनेस और कूलनेस के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिवॉल्यूशन। देखिए रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अगर जो अर्थ है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे जो वो घूम रही है, स्पिन कर रही है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन जब वो सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, चक्कर लगा रही है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। तो अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365.5 डेज, सॉरी 365.25 डेज लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/4 होता है ये, तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन में लगते हैं 365 1.5 डेज, ठीक है। तो देखिए अब हम पूरे साल को कितने से डिनोट करते हैं, 65 डेज मानते हैं, हम ये 1/4 डेज को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, देखिए हर साल 1/4 डेज को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए 4 साल बाद क्या होगा, 1/4 1/4 एंड 1/4 मिला के पूरा एक दिन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 साल बाद उस 1/4 को मिला के एक दिन को जो हमारे 4th ईयर है उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे कितने 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर के टाइम पे हमारे 366 डेज होते हैं। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा डेज है वो हम कहाँ पे ऐड करते हैं, फेब के मंथ में हम ऐड करते हैं, ठीक है। जब हमारे लीप ईयर के टाइम पे फेब में हम ऐड करते हैं, उस टाइम पे जो फरवरी में हमारे मंथ होते हैं वो 29 डेज होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। रिवॉल्यूशन से हमारा क्या होता है, देखिए हमने देखा रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारे सीजन होते हैं, जैसे विंटर, समर,
ऑटम, स्प्रिंग। ठीक है, तो जब हमारी रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे ये सीजन आते हैं, रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट आते हैं। अब देखिए समर सॉलिस्टिस की अगर हम बात करें तो देखिए जो समर सॉलिस्टिस होता है वो उस दिन को कहा जाता है जब हमारा नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, अर्थ के अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में जो दिन होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, नाइट हमारी शॉर्टेस्ट होती है, मतलब सूरज ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे उगा, मतलब दिन रहता है, जो सनरेज है ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो जो डे है वो लॉन्गेस्ट हो जाता है और नाइट हमारी शॉर्टेस्ट हो जाती है नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ये डे कब आता है? 21 जून को, क्योंकि जो सन की रेज है ना उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली फॉल होती है। ठीक है, और डायरेक्टली फॉल यहाँ पे होती है, और इसके अलावा जो उसके अपर पार्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे जो सर्कल ऑफ आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, वहाँ तक भी जो सन की रेज है वो डायरेक्ट मतलब स्लांटिंग वे में जाती है, लेकिन वो कंटिन्यूसली हमेशा जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 21 जून के टाइम पे हमारा समर सॉलिस्टिस होता है, डेज हमारे लॉन्ग होते हैं और नाइट हमारी शॉर्ट्स होती हैं। ठीक है, और देखिए इस टाइम पे क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा समर होती है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में हमारी विंटर होती है। देखिए इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सन की रेज देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बार वो बनाती हूँ, ये तो हमारी देखिए एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। यहाँ पे हमारा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये कैंसर, अभी हम कैंसर ही देते हैं, दूसरा वाला आप, ये इक्वेटर हो गया, ये कैप्रिकॉन हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक हमारा आर्कटिक सर्कल होगा, ठीक है, जो कि 66.5 से हमारा पास हो रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल। अगर आप देखें अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, हाँ, अब देखिए ये हमारी सन की रेज है, यहाँ से जा रही हैं, ठीक है, तो वो अर्थ के आधे पार्ट तक जाएंगी, वो इधर से इतने पार्ट को कवर कर रही है, ठीक है, ये अर्थ को, यहाँ पे सन की रेज हमारी डायरेक्टली हिट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मतलब, और देखिए जो हमारा कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ पे डायरेक्ट हिट होंगी, और बाकी जगह जो रेज आ रही हैं, जैसे इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी थोड़ी स्लांटिंग जाएंगी, ठीक है, देखिए सन की रेज कैंसर पे हमारे डायरेक्टली हिट हो रही है एकदम वर्टिकली, ठीक है, तो यहाँ पे जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो सन की रेज है ना वो थोड़ी स्लांटिंग वे में जाएंगी, ठीक है, तो जो हीट है थोड़ी कम होगी। अब आप ये देखो, ये जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर के पास, ये जो आर्कटिक सर्कल्स के ऊपर का रीजन है, ये अर्थ हमारे अगर रोटेट भी करे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट भी करेगी, तो ये पार्ट है ना, ये हमेशा इसी साइड होगा जहाँ पे सन की रेज हमेशा स्लांटिंग वे में आ ही रही है, ठीक है, वो कभी भी इस साइड नहीं जा रहा, ठीक है, ये वाला एरिया तो नाइट के टाइम पे इस साइड घूम जाएगा, लेकिन जो ये वाला एरिया ना आर्कटिक सर्कल से ऊपर का एरिया, वो हमेशा सन की रेज के सामने ही होगा, मतलब आर्कटिक सर्कल के बाद का जो एरिया है 6 महीने तक इस एरिया में सन की रेज आती हैं, मतलब यहाँ पे 6 महीने तक नाइट नहीं होती है, ठीक है, हमेशा रोशनी रहती है, ठीक है, ये समर सॉलिस्टिस का केस है, ठीक है, तो समर सॉलिस्टिस में क्या होता है, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में हमारी क्या होती है, समर होती है, ठीक है, और जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर का एरिया है वहाँ पे हमेशा 6 महीने तक लाइट रहती है। अगर हम विंटर सॉलिस्टिस की बात करें तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए विंटर सॉलिस्टिस कब ऑब्जर्व हम करते हैं, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को आपको देखने के लिए मिलेगा विंटर सॉलिस्टिस। इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली हिट करती है, ठीक है, और मतलब इसमें क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है, डेज शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट हमारी लॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है, जो ऊपर हो रहा है वो जस्ट अपोजिट इसमें होता है विंटर सॉलिस्टिस में। और देखिए हमारा क्या होता है, समर सॉलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर में समर थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फेयर में समर हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे जो कंडीशन आप किसी एक को याद रख लो,
ठीक है, समर सोल्स्टिस। जस्ट उसका उल्टा केस आपको विंटर सोल्स्टिस में मिलेगा। अभी यहाँ पे हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, ठीक है। ये इससे हमारा ये इक्वेटर पास हुआ, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, आर्कटिक सर्कल, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि इस अर्थ को इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर रही है इस सेंटर से पास होते हुए, ठीक है। अब देखिए जो सन की रेज आ रही हैं, ठीक है, वो सिर्फ इस आधे पार्ट में जाएंगे अर्थ के, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो सन की जो डायरेक्टली रेज है ना, वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पड़ेंगी, बाकी एरिया में क्या होगा, स्लांटिंग रेज सन की पहुंचेंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जो रेज है वो थोड़ी स्लांटिंग होगी, मतलब हीट थोड़ी कम होगी, जो डायरेक्ट हीट हो रही है वो कैप्रिकॉर्न के पास हो रही है। अब देखिए अगर हम इस पार्ट को हमने डिवाइड करा अर्थ को, अब ये जब अर्थ हमारी रोटेट होगी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, तो देखिए ये वाला पार्ट ये हमेशा सन की रेज के सामने होगा। मतलब अब क्या होगा, 6 महीने तक जो ट्रॉपिक ऑफ हमारा जो अंटार्कटिक सर्कल है, ये 6 महीने तक हमेशा इसमें डे लाइट मिलेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे रात कभी नहीं होगी 6 महीने तक। अब यहाँ पे क्या होगा, और जो ऊपर हमने आर्कटिक सर्कल देखा था, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 6 महीने तक नाइट रहेगी, ठीक है, यहाँ पे रोशनी 6 महीने तक नहीं आएगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो रेज है हमारी वो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पे डायरेक्टली हीट कर रही है, तो यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे समर हो जाएगी, और जो ऊपर हमारा कैंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे हमारी विंटर दिखी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोनों टॉपिक को अलग से काफ़ी डिटेल में कवर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विनॉक्स। अब देखिए जब हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, 21 मतलब 2 टाइम ऐसे आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, जो अर्थ की जो रेज है ना, वो डायरेक्टली इक्वेटर पे हिट करती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा जून के टाइम 21 जून को वो कैंसर को हिट कर रही थी, और दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है, 2 डेज को। अब 2 दिन ऐसे हो रहेंगे, मार्च 21 और सितंबर 23, जिसमें जो हमारी सन की जो रेज है ना, डायरेक्टली किसको हिट करेंगे, इक्वेटर को। जब वो डायरेक्टली इक्वेटर को हिट करती हैं तो देखिए जो पूरी अर्थ है ना, उसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। जो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ से हमारा इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, ये तो अभी हम बैक साइड देख रहे हैं, फ्रंट में ये देखिए पूरा जो अर्थ का आधा पार्ट है ना, वो इक्वेटर से पूरा जो रेज है ना, वो डायरेक्टली किसको हिट करी, इक्वेटर पे हिट कर रही है। जब वो इक्वेटर पे हिट करेंगी डायरेक्टली, तो इक्वली पार्ट में वो स्लांटिंग वे में वो सदर्न हेमिस्फीयर तक जाएंगी और नदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी। तो इक्वल मतलब अर्थ का आधा पार्ट डे को ऑब्जर्व कर रहा है, आधा पार्ट हमारा नाइट को। जो डेज और नाइट होते हैं वो हमारे इक्वल होती है इक्विनॉक्स में। तो वो डेज हमारे आते हैं 21 मार्च को, 23 सितंबर को। तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इस टाइम पे इक्विनॉक्स के टाइम पे ऑटम सीजन आता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे स्प्रिंग का सीजन आता है, ठीक है, 23 सितंबर में। अगर हम 21 मार्च की बात करें तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम, और सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम। तो मतलब आप कोई भी एक केस याद कर लीजिए, जैसे आपने याद करा 21 मार्च, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो स्प्रिंग हम अपने रिस्पेक्ट में याद कर लेते तो हमें इजी आएगा। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, 21 मार्च में गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के बाद स्प्रिंग का टाइम आता है। तो देखिए टॉपिक्स में वैसे स्प्रिंग का सीजन देखा ही नहीं जाता, मेनली समर और विंटर हम देखते हैं। तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग देखी जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, ठीक है। और जस्ट इसका आप उल्टा केस कर दो तो 23 सितंबर का जो केस है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 4, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है चैप्टर 3 से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी मेंशन कर दीजिए, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू। हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 मैथ्स। देखिए पहला टॉपिक है हमारा ग्लोब। अगर हम ग्लोब की बात करें, अगर आपको
अर्थ को एज अ होल स्टडी करना है, जैसे कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है और किस वाटर बॉडी से वो सराउंडेड है, कहाँ पे कौन सा ओशन लोकेटेड है। तो जब आपको अर्थ को एज अ होल स्टडी करना है तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ को स्टडी करना है, जैसे उसमें कितने स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन से विलेजेस कहाँ पे है, तो इसके लिए हमारे जो ग्लोब है वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। इसलिए हम वहाँ पे हमारा मैप का रोल बढ़ जाता है। देखिए मैप क्या होता है, मैप जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस की रिप्रेजेंटेशन होती है एक फ्लैट सरफेस पे। जैसे अर्थ हमारी क्या है, ये हमारा स्फेयर है, ठीक है। अब इस स्फेयर को एक अगर हम फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, अर्थ को फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे ये एरिया अगर आप देखें, ठीक है, ये जो इक्वेटर से पास हो रहा है, यहाँ पे अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जो इक्वेटर है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन सिमिलरली अगर आप नदन पोल के पास एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो काफ़ी छोटा है। तो देखिए इस एरिया को, जो कि इतना बड़ा एरिया है, और इस एरिया को, ठीक है, जो कि छोटा है, एक सिमिलर एक रेक्टेंगुलर आपको सरफेस पे अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो थोड़ा सा वेरिएशन आती है, ठीक है, साइज में। ये देखिए जो यहाँ पे ये कंट्री है, यहाँ पे लोकेशन छोटी है, लेकिन आप इसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो ठीक है इक्वल पार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कंट्री थोड़ी बड़ी आपको 2D सरफेस में दिखेगी। जैसे कि रशिया, अगर आप 2 डायमेंशनल फिगर में मैप में इसे देखते हो तो रशिया आपको जितनी बड़ी दिखती है मैप में वो उतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि देखिए वो हमारी क्या है, नदर्न साइड है, ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन रिलेटिवली वो छोटी है जितने अगर हम 2 डायमेंशनल फिगर पे उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली आप, ठीक है, मैंने ये आपके लिए आगे की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। आप बस ये देखिए मैप क्या है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, ठीक है। और देखिए जो हमारे मैप हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए जो फिजिकल मैप होते हैं उसमें क्या हम जो एरिया है अर्थ की सरफेस है उसके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशन को शो करते हैं, मतलब जो भी नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के फिजिकल मैप में वो शो होता है। अगर पॉलिटिकल मैप की बात करें तो देखिए इसमें सिटीज़, मतलब कोई कंट्री, कोई एरिया कितनी सिटीज़ में डिवाइडेड, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में ये सारी मतलब बॉर्डर, बाउंड्रीज, ठीक है, किस स्टेट की किससे बाउंड्री लग रही है, किस कंट्री की किससे बाउंड्री लग रही है, तो बाउंड्रीज वगैरह इसमें पॉलिटिकल मैप में शो की जाती हैं, ठीक है। फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स और पॉलिटिकल मैप में बॉर्डर, बाउंड्रीज, स्टेट, ठीक है, ये सब शो किया जाता है। थीमेटिक मैप की बात करें तो देखिए इन मैप में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शो की जाती है। जैसे अगर रेनफॉल का मैप है तो उसमें बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है और दूसरे एरिया में कितनी रेनफॉल होती है। सिमिलरली अगर हम रोड मैप की बात करें तो इसमें क्या होता है, रोड डेंसिटी बताई जाती है, इसके अलावा कि कितने लेन की रोड है, ठीक है, ये सब इसमें रोड मैप में पता चलता है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट मैप की बात करें तो इसमें बताता है कहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट हमारे एग्जिस्ट करते हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो ये हमारे थीमेटिक मैप्स हो गए जहाँ पे कोई हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें उन मैप से मिलती है। देखिए मैप के हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखिए किसी पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिस्टेंस का काफ़ी अच्छे से उसका रिडक्शन बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि वो जो प्लेसेस है वो रियल भी लगनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं आपके कॉलेज, ठीक है, और आपके घर में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, सपोज 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप उसको मैप में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर की शीट पे आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो देखिए ये डिस्टेंस है 2 प्लेसेस के बीच में वो 10 किलोमीटर का है, और जो शीट है जहाँ पे आप इसके बीच का जो भी आपको शो करना है वो शो करना चाह रहे हो, और ये शीट हमारी 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, इस 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर से रिलेट करोगे, इसका जो रेशियो निकालोगे आप क्या निकालोगे, 0 से 0 काट दोगे, तो मतलब जो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमारा 1 किलोमीटर आएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर जो आप यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट करोगे 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में वो 1 किलोमीटर को शो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये रिडक्शन जो डिस्टेंस है मैप को रियलिस्टिक बनाने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब उसे बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है, उसे रियल लोकेशन, रियल डिस्टेंस को शो करने के लिए। तो इस स्केल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि मैप को जो डिस्टेंस था किसी प्लेस में 10 किलोमीटर का था, उसे अगर मैप पे हम शो करें, अगर उसे हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये स्केल है, ठीक है, जहाँ पे अगर हमें कोई इस मतलब 2 प्लेसेस हैं, ठीक है, इसके बीच में हमें सपोज एक शॉप है, ठीक है, ए प्लेस से वो हमारी कितनी दूर है, सपोज हमने मान लिया वो 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अगर हम क्या लेंगे, कहीं पे भी अगर हम इस डिस्टेंस को एक पेपर पे शो करना है
तो हम कितना डिस्टेंस उसके बीच में रखेंगे पेपर में, 2 सेंटीमीटर का रखेंगे, क्योंकि रियल में वो डिस्टेंस कितना 2 किलोमीटर का है, ठीक है। तो अब पेपर में हमें वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का रखना होगा ताकि वो मैप हमारे एकदम रियलिस्टिक मैप बने, ठीक है। तो मैप में क्या होता है, जो लार्ज डिस्टेंस जो ग्राउंड में रियलिटी में प्रेजेंट है उसे हम स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं पेपर में, ठीक है। इसके लिए हमने देखा कि वो रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 2 प्लेसेस के बीच में और जो पेपर पे हम शो कर रहे हैं, मैप में शो कर रहे हैं उनके बीच में, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो होता है उसे हम स्केल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो डायरेक्शन। देखिए आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे, उन मैप में क्या होता है, एक मैप ऐसे एरो मार्क करके ऊपर एन लिखा होता है, तो ये शो करता है कि ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ये मैप की डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। जैसे कि अगर आप ऊपर देखें इस फिगर में, इस मैप में, तो यहाँ पे आपको एक एरो शो हो रही है, ठीक है। ये एरो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब इससे आप क्या है बाकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन पता कर सकते हो, ये साउथ हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी और ये हमारी ईस्ट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, आप स्कूल के डायरेक्शन बता सकते हो, प्लेग्राउंड के रिस्पेक्ट में कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन बता सकते हो, शॉप्स की डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का, ठीक है। देखिए जो डायरेक्शन हमारी होती है वो 4 डायरेक्शन होती है, मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन 4 डायरेक्शन को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको टॉप पे नॉर्थ मिलता है, इसके जस्ट बॉटम में आपको साउथ मिलेगा और ईस्ट आपको आपके जो आपका राइट हैंड है उस साइड मिलेगा और वेस्ट आपकी लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, ठीक है। देखिए हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट पर्सन का डिफर कर जाता है। अगर आप कोई पर्सन इस साइड फेस है तो इसका राइट हो जाएगा इस साइड, ठीक है, लेफ्ट हो जाएगा इस साइड। लेकिन कोई पर्सन जिसका फेस इस साइड है उसका राइट होगा इस साइड और लेफ्ट होगा इस साइड। तो देखिए ये राइट लेफ्ट से काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए ये तो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारी होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस है तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए हो गया नॉर्थ ईस्ट। कोई ऑब्जेक्ट हमारे साउथ और ईस्ट के बीच में तो हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। देखिए जो भी हमारे ऑब्जेक्ट या जो भी प्लेस हमें जो मेंशन करनी है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करनी है, तो देखिए उसे हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में और साउथ के रिस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे ये हमारे नॉर्थ से ईस्ट के बीच में लाई कर रही है, तो ये हमारी नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम साउथ के रिस्पेक्ट में बताएंगे, साउथ से वो ईस्ट डायरेक्शन में, ये साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लाई कर रही है ये हमारी डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और डायरेक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कंपास, इससे हम ना डायरेक्शन को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि अब बेसिकली हम किस डायरेक्शन में हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल्स। देखिए हमारे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जिसे मैप पे शो करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे एग्जैक्ट साइज में आप नहीं शो कर सकते, कोई बिल्डिंग आपको शो करनी है, रोड शो करनी है, एक छोटे से मैप में आप बिल्डिंग मैप ब्रिज स्ट्रीट नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम कुछ मतलब रियलिस्टिक फिगर आप उनका नहीं बना सकते, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है। जो सिंबल्स हो गए या लेटर्स, कलर, पिक्चर, इनसे हम शो करते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे रिवर शो करनी है तो आप क्या करोगे, ब्लू वाटर मतलब ब्लू कलर से आप शो कर सकते हो, तो इससे ये शो होता है मैप में कि वहाँ पे एक रिवर या कोई वाटर बॉडीज है, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे कुछ हमारे इंटरनेशनल मतलब सिंबल्स दिए जाके हैं जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में बोला गया है कि ये सिंबल इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है इन्हें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे लाइन के लिए हमारे क्या क्या सिंबल्स हैं, ठीक है। ये ब्रॉड गॉज है तो ऐसा है, मीटर गॉज है ऐसे है, ठीक है। रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। मेटेलिक रोड के लिए ये सिंबल है, अनमेटेलिक रोड के लिए ये सिंबल है, ठीक है। रिवर के लिए ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं, वॉल के लिए ये, पॉन्ड के लिए ये, ठीक है। ब्रिज के लिए ये टेम्पल के लिए हो गया, चर्च, ठीक है, मॉस्क, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे सेटलमेंट्स के लिए ये सिंबल होता है, ये ग्रेवयार्ड के लिए हो गया, ट्री, ग्रास, ठीक है। ये हमारे कन्वेंशनल सिंबल हैं, क्योंकि देखिए मैप ये नहीं है कि ना एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ही उसे स्टडी कर रही है, ठीक है। इंटरनेशनली मैप को स्टडी किया जाता है, तो इसलिए जो हमारे कुछ ऐसे सिंबल्स ड्राइव किए गए हैं जो कि लोग हर एक पर्सन इसे स्टडी कर सके मैप को। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा मैप दे रखा है, यहाँ पे आप पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई लोकेशन ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन आप पता सकते हो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे इस एरिया में सेटलमेंट है, ठीक है। इस एरिया में सेटलमेंट है, यहाँ पे सेटलमेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे एक चर्च है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड है, ये रिवर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज है, ठीक है। और देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन में पता चल रहा है, तो ये पता चला है कि देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमारी वेस्ट हो जाएगी, ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। मतलब देखिए अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, मॉस्क,
मॉस्क से हमारा ये रिवर किस डायरेक्शन में, ये तो साउथ हो गई, इस डायरेक्शन साउथ हो गई, और ये हमारी ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रिवर मिलेगी। ठीक है, तो मैप से इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो रिलेटिव डिस्टेंस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केच। देखिए स्केच क्या होता है, आप अपनी याददाश्त के ऊपर जो आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कोई ड्राइंग बनाओ, ठीक है, उसे हम स्केच कहते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बता रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे पर्टिकुलरली स्केल तो मेजर से नहीं करते ना कि ये 1 सेंटीमीटर लिया फिर 2 सेंटीमीटर, आप क्या सिंपली बोलते हो कि पहले इस पॉइंट से आप यहाँ पे जाना, फिर लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर उसके बाद राइट ले लेना, फिर इधर से आप थोड़ा लेफ्ट जाना राइट जाना। इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली स्केल्स का नहीं कि ये 10 सेंटीमीटर, अगर रियल में ये 10 किलोमीटर है तो यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर आप ले रहे हो सकता है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, लेकिन आप रफ ड्राइंग में आपके लिए ये डिस्टेंस कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये मतलब स्केल के बेसिस पे नहीं होते, एक रफ डिज़ाइन होते हैं, आप अपने मेमोरी बेसिस पे बनाते हो। जैसे यहाँ पे कोई लोकेशन दे रखी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, ठीक है, तो स्केच क्या होता है हमारा, एक ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है, इसमें स्केल का यूज़ नहीं होता, एक रफ ड्राइंग होती है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लान की बात करें तो देखिए एक छोटे से एरिया को आप बड़े से आपको मतलब बड़े स्केल पे बताना हो, जैसे आप मैप में एक रूम को तो लोकेट नहीं कर सकते, रूम के डायमेंशन नहीं बता सकते, तो प्लान एक ऐसे हमारा स्केच होता है, ड्राइंग होती है, जिसमें आप अगर जैसे एक रूम है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इन सबको आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे बिल्डिंग का प्लान होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर जो किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग प्लान कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये एक हाउस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे गैरेज है, ये किचन है, यहाँ बाथरूम है, ठीक है, ये डाइनिंग है, लिविंग, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे पोर्च है, यहाँ पे स्टडी रूम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डायमेंशन मेंशन होती है कि रूम की 4/11 ये डाइनिंग 6/11 का है, किचन 6/8 का है, इस टाइप से डायमेंशन, मतलब इसमें हमें एक छोटे से एरिया की काफ़ी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। तो देखिए स्केच हो गया मेमोरी बेस्ड जिसमें स्केल का यूज़ ना हो, वो ड्राइंग जिसमें स्केल का यूज़ ना हो, प्लान हमारा वो है वो ड्राइंग जिसमें हम स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई रूम है, अगर सपोज एक बिल्डिंग प्लान है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये स्केल है कि रियल में वो 10 फीट को डिनोट कर रहा होगा किसी को, तो जो स्केल है यहाँ पे वो हमारा जो होता है कि जैसे 1 सेंटीमीटर पेपर पे 10 फीट को रियल लाइफ में डिनोट कर रहा है, तो हर एक चीज़ उस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन की जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्लान टॉपिक हो गया। तो देखिए हमारे जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 5 है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ एक लौता ऐसा प्लानिट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। देखिए जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे इन्वायरमेंट की जो 3 मेन कंपोनेंट्स है ना वो आपस में इंटरेक्ट और ओवरलैप करते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फीयर से वाटर और लिथोस्फीयर से अर्थ। ठीक है, ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन बनाते हैं जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो ये अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो देखिए ये जो क्रिस्टल पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है, ये जो सॉलिड फॉर्म है रॉक की, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, ये इस पॉइंट से जो इसका एकदम आउटर पार्ट है ये अप टू 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो देखिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे काफ़ी लेयर्स होती हैं गैस की। ठीक है, तो ये अराउंड हमारा कितना होता है 1600 किलोमीटर की जो लेयर्स होती हैं गैसेस की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलेंगी एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा देखिए जो हमारा अर्थ है उसका बहुत बड़ा पोर्शन, ठीक है, 2/3 पोर्शन, ठीक है, वाटर से कवर है। ठीक है, तो वाटर किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जैसे आइस के फॉर्म में, ओशन के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ये वो हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। और बायोस्फीयर की बात करें तो देखिए वो जोन, वो एरिया जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं वहीं पे लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है और उसे हम क्या कहते हैं बायोस्फीयर। देखिए अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, जैसा कि हमने देखा ये अर्थ का वो क्रिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, रॉक का। ठीक है, और ये मतलब इसके अंदर क्या क्या है, एक तो क्रस्ट होगा और जो सॉइल्स की लेयर होती है, ठीक है, वो इंक्लूड है। तो जो इसका डिस्टेंस होता है वो टोटल कितना है, अप टू 100 किलोमीटर
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अगर हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिथोस्फीयर के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन डिवीजन है, एक कॉन्टिनेंट्स और ओशियन। ठीक है, लैंड मास मतलब और वाटर बॉडीज। ठीक है, अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज। देखिए जो सी लेवल है, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें, देखिए ये यहाँ पे ओशियन और सी यहाँ पे मेंशन है, तो देखिए जो सी लेवल है अर्थ पे वो हमेशा सेम है। ठीक है, तो जो लैंड है, ठीक है, लैंड मास है, उसमें वेरिएशन आता है। तो देखिए जो ये एलिवेशन है, ठीक है, जैसे ये कितनी हाइट पे है, ये कितनी इसकी ऊंचाई है, उसे हम सी लेवल से मेज़र करते हैं, क्योंकि देखिए जो सी लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, वो सेम है, तो इस सी लेवल से हम इस एलिवेशन को मेज़र करते हैं कि सी लेवल से इस माउंटेन की हाइट कितनी है, एलिवेशन कितना है, इस माउंटेन का एलिवेशन कितना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो देखिए जो अर्थ के सरफेस पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी, हमारी माउंट एवरेस्ट, और इसका जो हाइट है वो कितनी है, सी लेवल से। ठीक है, सी लेवल से आपको देखना है, बॉटम से नहीं देखना है, सी लेवल से देखना है। सी लेवल से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8848 मीटर। ठीक है, अगर हम ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करें, ठीक है, सी लेवल से ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करें तो वो डेप्थ कितनी है हमारी, 11,022 मीटर। ये कहाँ पे, मैरियाना ट्रेंच, जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिनेंट्स। देखिए अर्थ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि सेपरेटेड है वाटर बॉडी से। इन 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए इनमें से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है वो है हमारा एशिया। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से सबसे मेजर जो कॉन्टिनेंट्स है, बिगर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया का है। ठीक है, देखिए ये हमारा 1/3 जितना भी लैंड मास है अर्थ पे 1/3 हमारा एशिया में कवर होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, वो एशिया से पास होता है। इसके अलावा देखिए जो यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है, ये एशिया से सेपरेट हो रहा है किसके थ्रू, उराल माउंटेन के थ्रू। ठीक है, तो एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है, उराल माउंटेन हमारे सेपरेट करते हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो देखिए ये काफ़ी छोटा हमारा कॉन्टिनेंट है कंपैरेटिवली टू एशिया। ठीक है, ये देखिए इसकी 3 साइड, यहाँ पे भी आपको ओशन मिलेगा, इस साइड भी आपको ओशन मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको मतलब वाटर बॉडी से कवर है, 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है। ठीक है, यहाँ से, और जो इसकी 4th साइड है उसका बॉर्डर लगता है एशिया से उराल माउंटेन के थ्रू। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखिए ये 2nd लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो इसमें इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो ऑलमोस्ट मिडल से पास होता है। ठीक है, मतलब अफ्रीका को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हमारा 0 डिग्री और इक्वेटर आप कह सकते हो। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों ही ऐसे हमारी जो ये लैटिट्यूड है वो अफ्रीका से पास होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अफ्रीका हर एक साइड से वाटर बॉडी से घिरा है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी से, यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक ओशियन से, ठीक है, यहाँ पे सदर्न ओशियन से, और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन से। तो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हमारा एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है नाइल रिवर, वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगी। ठीक है, इजिप्ट से पास होते हुए जाती है। और जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, हमारा सहारा डेजर्ट, वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखिए ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये देखिए साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक पतले से लैंड मास के थ्रू। ठीक है, इस लैंड मास को हम क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पैनामा। ठीक है, इस्थमस ऑफ पैनामा एक पतला सा नैरो स्ट्रिप होती है ये। ठीक है, जो लैंड की पतली सी स्ट्रिप जो कि 2 बड़े लैंड मास को आपस में जोड़ती है। ठीक है, सिमिलरली देखिए एक हमारा होता है स्टेट, वो क्या होता है, जैसे कि हमने अभी देखा इस्थमस, ये लैंड बॉडी है जो कि 2 बड़ी लैंड को कनेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है, ऐसी स्टेट होता है, वो क्या करती है, एक नैरो बॉडी होती है लेकिन वो वाटर की होती है, जो कि लार्ज वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ को, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पतली सी हमारी वाटर बॉडीज़ होती है उसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पतली सी हमारी लैंड बॉडी होती है, लैंड की स्ट्रिप होती है, उसे इस्थमस कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेट का एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को आपस में, हम लैंड बॉडीज़ की स्टेट की बात करें तो देखिए
बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे बे ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। इन्हें आपस में जो कनेक्ट कर रहा है स्टेट, उसे क्या, उसका नाम क्या है, पाक स्टेट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, साउथ अमेरिका। देखिए जो साउथ अमेरिका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा, ठीक है। और वर्ल्ड के जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है एंडीज, ठीक है, वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे इस लोकेशन पे, ठीक है। चिले से वो पेरू और चिले से इस साइड से जाते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है वो साउथ अमेरिका में मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्थ से साउथ में पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे होते हैं। और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजन है, वो भी आपको कहाँ पे मिलेगी, साउथ अमेरिका में। देखिए जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो अफ्रीका में है, लार्जेस्ट रिवर है अमेजन है, वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि हर एक साइड से ओशन से कवर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ओशन बचा वो बचा अंटार्कटिका, जो कि कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। और ये चारों तरफ से सदर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न ओशन से सराउंडेड है, ठीक है। देखिए ये परमानेंटली आइस से कवर रहता है, ठीक है। और इसके सेंटर में आपको साउथ पोल मिलेगा, ठीक है। ये जहाँ हमारा साउथ पोल है उसके आसपास ही आपको मिलेगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और चारों तरफ से ये सदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न ओशन से कवरिंग है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट परमानेंटली आइस शीट से कवर रहता है, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका में आपको अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन मिलेंगे। तो देखिए इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन आपको अंटार्कटिका में मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं, मैत्री और भारती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट नाम से भी जाना जाता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था। तो देखिए जितना भी अर्थ का जो भी एरिया है उसका जो 71% है वो हमारा किससे, वाटर से कवर है, और 29% हमारे लैंड से कवर है, ठीक है। देखिए हाइड्रोस्फीयर हमने देखा वो एरिया वाटर मतलब किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 71% अर्थ का जो एरिया है वो वाटर से कवर है, ठीक है। उस 71% का 97 जो % वाटर है हमारा, ठीक है, जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका जो 97 वो वाटर है वो ओशन के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ओशन के फॉर्म में मतलब वो इतना सॉल्टी है जिसे कि हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारा बचा 3%, ठीक है, तो जो 3% बचा उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म में, मतलब इसे भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे जब तक ये मेल्ट नहीं होते, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है, फ्रेश वाटर के फॉर्म में हमारे पास अभी प्रेजेंट है ह्यूमन यूज़ के लिए, वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ओशन, ठीक है। जो देखिए हमने अभी हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, ठीक है, जो उसका मेजर पार्ट था हमने देखा कितना, 97 पार्ट, ठीक है। 97% जो हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है वो ओशन से कवर होता है। देखिए ये जो ओशंस है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो देखिए वर्ल्ड में जो 5 हमारे ऐसे मेजर ओशंस हैं, कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है सदर्न ओशियन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 5 इम्पॉर्टेंट और मेजर ओशंस थे। अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो देखिए सबसे लार्जेस्ट जो ओशन है हमारा वो पैसिफिक ओशन मिलेगा, ठीक है। और देखिए जो इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर मिलेगी आपको, ठीक है। 1/3 ऑफ द अर्थ में ये कवर है, ठीक है, 1/3 ऑफ द अर्थ तक ये स्प्रेड हो रखा है। जो सेकेंड हमारा ओशन है वो अटलांटिक ओशन, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। और देखिए जो इसकी शेप मिलेगी वो आपको ऑलमोस्ट एस शेप की मिलेगी, ठीक है। और देखिए जो हमारे अटलांटिक ओशन है ना, यहाँ पे देखिए जो लैंड मास का जो लैंड मास है काफ़ी इरेगुलर है। ये इरेगुलर होने की वजह से ना ये नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करते हैं पोर्ट्स के लिए, ठीक है, एक आइडल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बिजिएस्ट ओशन है। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो देखिए ये इकलौता ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा गया, मतलब इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा इंडियन ओशन। और देखिए जो इसकी शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सदर्न ओशन, जो कि देखिए ये अंटार्कटिका से सराउंडेड जो ओशन है उसे हम सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अंटार्कटिका है उसे एनसर्कल करता है, ठीक है। तो देखिए 60 डिग्री साउथ से लेकर आपको ये हमारा ओशन मिलेगा। नेक्स्ट है वो है हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल के बाद, ठीक है, ये अगर ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, इधर के अराउंड आपको कहीं आर्कटिक सर्कल मिलेगा, तो इसके बाद का जो हमारा ओशन है वो हमारा क्या आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये देखिए ये ओशन ना हमारा
पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। कैसे? इस स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। अभी हमने स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, जो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, स्मॉल वाटर बॉडीज, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशन एक लार्ज वाटर बॉडीज है, यहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशन एक वाटर बॉडीज है। तो देखिए यहाँ पे एक नैरो हमारा वाटर चैनल है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट, ठीक है। और देखिए जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट का नाम है वो क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, जो कि पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। देखिए हमने देखा अर्थ में ना काफ़ी आपको गैसेस की लेयर मिलेगी, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। तो देखिए जो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और जो इस एटमॉस्फेयर की हाइट है वो अराउंड 1600 किलोमीटर की है, ठीक है। इन लेयर को हम अलग अलग मतलब इनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उसे हमने 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मीसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर, फिफ्थ है हमारी एक्सोस्फेयर। देखिए इनके बारे में जो डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मतलब 7th और 8th के एनसीईआरटी में आप डिटेल में इन लेयर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हमें आपको बस इतना ही जानना है कि देखिए हमारी जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं और कौन कौन सी है। सबसे टॉप पे सबसे बॉटम में आपको मिलेगी ट्रोपोस्फेयर और टॉप पे एक्सोस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में देखिए जो गैसेज हैं सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी नाइट्रोजन मिलेगी 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो 1% गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, ईथर, ठीक है, और भी अलग और भी गैसेज हैं जो कि काफ़ी माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो एटमॉस्फेयर में डेंसिटी है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ना अर्थ के सरफेस से, देखिए अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ आप जाओगे तो डेंसिटी है वो घटती जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब भी क्लाइंबर्स माउंटेन पे जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें जैसे वो पीक पे जाते हैं तो उन्हें ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो डेंसिटी है एयर की वहाँ पे कम होने लगती है। जैसे डेंसिटी एयर की कम हो जाती है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए जो एयर है, ये आपको पता होना चाहिए, जो एयर हमारी मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। आगे वाले चैप्टर्स में आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये याद रखना है कि जो एयर हमारी मूव कर रही है, जो, ठीक है, एयर मूव कर रही है वो हाई से लो प्रेशर में मूव करती है, और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, ठीक है। जब एयर हमारी मूव कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। देखिए बायोस्फीयर क्या होता है? देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पे हमारे लैंड, वाटर और एयर ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इनके इंटरेक्शन से क्या होता है? जो लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, ठीक है। तो देखिए बायोस्फीयर में जो भी हमारी लाइफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 था ज्योग्राफी का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक को आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। और आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 आवर कंट्री इंडिया। देखिए इस चैप्टर में हम इंडिया की जियोग्राफिकल फीचर, ठीक है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए इंडिया का जो जियोग्राफिकल एक्सपेंस है वो कहाँ तक है? देखिए नॉर्थ में आपको यहाँ पे हिमालयाज मिलेंगे, ठीक है, वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगा, ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा और साउथ में आपको इंडियन ओशन मिलेगा। देखिए इंडिया के एरिया की बात करें तो जो इंडिया का एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देखिए नॉर्थ और साउथ के एक्सटेंट की बात करें तो देखिए लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3200 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट की बात करें, मतलब अरुणाचल से लेकर कच्छ तक के डिस्टेंस की बात करें तो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। देखिए इंडिया में अलग ग्रेट वैरायटी ऑफ आपको क्लाइमेट्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगे, कल्चर्स मिलेंगे, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, ठीक है, इंडिया में आपको यूनिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो इंडिया है ना वो 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोकेशनल सेटिंग की बात करें तो देखिए इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, वो इंडिया से ऑलमोस्ट सेंटर से पास होता है, मतलब इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और अगर हम साउथ और नॉर्थ एक्सटेंट की बात करें तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ एक्सटेंट वो कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड हुआ 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड है और वो कहाँ तक है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से लेकर किस लॉन्गिट्यूड तक हमारा 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये हमारे लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुए। और देखिए जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का। तो जिसकी वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना होता है, मतलब सनराइज में जो डिफरेंस आता है वो 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में आपको जो सन का राइज मिलेगा वो 2 घंटे पहले मिलेगा कंपेरेटिवली टू कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। ठीक है, अब देखिए इंडिया के नेबर्स की बात करें तो देखिए जो इंडिया की मतलब 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देखिए अफगानिस्तान से यहाँ पे टॉप में छोटा सा जो एरिया है यहाँ से इंडिया अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, इन 7 कंट्री से इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। देखिए यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज नहीं बोला, लैंड बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर इंडिया किनसे शेयर करता है तो ये 7 कंट्री हैं। इसके अलावा देखिए नेबरिंग कंट्री में हमारी श्रीलंका भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे वो लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर नहीं करता है। अगर हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें तो देखिए इंडिया में आपको टोटल 28 स्टेट्स मिलेंगी और 8 यूनियन टेरिटरीज मिलेंगी। ठीक है, इंडिया की कैपिटल आपको पता है दिल्ली है। ठीक है, और देखिए जो ये स्टेट फॉर्म हुई थी, ठीक है, मेनली वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे फॉर्म की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब स्टेट्स का डिवीज़न देख सकते हो कि कौन सी स्टेट का हमारा कैसा मैप है। और देखिए जो अभी रिसेंटली हमारी यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई थी वो कौन कौन सी हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा देखिए इससे पहले हमारी 2 यूनियन टेरिटरी थी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। अभी कुछ साल पहले इनको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। देखिए इंडिया के अगर हम फिजिकल डिवीज़न की बात करें तो जैसे कि आपने देखा आपको नॉर्थ में हिमालयस मिलेगा। ठीक है, देखिए ये 2 वर्ड से मिल के बना है जिसका मतलब द अबॉर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, हिमालयस में आपको 3 पैरेलल रेंजेस मिलेंगी। देखिए जो नदर्न मोस्ट हमारी रेंजेस है उसे हम ग्रेट हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए दुनिया की जो हाईएस्ट पीक्स है ना वो आपको यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, ग्रेट हिमालयस में और हिमाद्री में। इसके बाद देखिए जो मिडल हिमालयस की बात करें इसे आप हिमाचल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये हिमाद्री के साउथ में आपको मिलेगी। और देखिए जो फेमस हमारे जो हिल स्टेशन है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे मिडल हिमालयस में है। ठीक है, इसके साउथ में आपको जो हिमालय रेंजेस मिलेगी उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन हिमालयस के बाद ठीक है साउथ में आपको मिलेगा नदर्न प्लेन। ठीक है, ये आपको है नदर्न प्लेन। यहाँ पे क्या है देखिए ये काफ़ी फ्लैट, ठीक है, एक लेवल प्लेन है। देखिए यहाँ से हमारी गंगा से ब्रह्मपुत्रा से ठीक है जो सॉइल रिवर्स के साथ आती है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तो जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है इस नदर्न प्लेन में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो यूपी की पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखिए वेस्टर्न पार्ट की बात करें इंडिया के तो यहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा जो कि काफ़ी ड्राई और हॉट स्ट्रेच है लैंड का। ठीक है, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम मिलेगा। ठीक है, अब इस नदर्न प्लेन के अगर आप साउथ में बात करें ठीक है तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में आपको मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे रिलीफ है ना जो मतलब लैंड मास है वो काफ़ी ऊपर नीचे है, तो जो रिलीफ है यहाँ पे वो काफ़ी हाईली अनइवन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अरावली रेंजेस मिलेंगे जो वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन में से ओल्डेस्ट रेंजेस में से है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको विंध्यास रेंजेस मिलेंगे और यहाँ पे सतपुरा रेंजेस मिलेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ से आपको नर्मदा रिवर और तापी रिवर बहती हुई मिलेगी। देखिए ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो रही हैं। ठीक है, इनकी यहाँ से इनका ये सोर्स लोकेशन और ड्रेन कहाँ पे हो रही है, ये अरेबियन सी में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पेनिसुला के इधर वेस्टर्न साइड में आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा और इसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है जो ब्राउन कलर से आपको शो हो रहा है, ये हमारे ईस्टर्न घाट है। देखिए जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, लेकिन अगर आप ईस्टर्न घाट की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा, जहाँ पे ये ब्राउन पार्ट है
ठीक है, ये आपके ईस्टर्न घाट हैं। तो बीच में आपको यहाँ पे गायब मिल रहा है, तो ये देखिए जो ईस्टर्न घाट्स हैं इनमें आपको देखने को ब्रेक मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए वेस्टर्न घाट आपने देखा, ये वेस्टर्न घाट है, इसके आप वेस्ट में जाओ, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जाओ तो आपको मिलेगा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अगर देखिए हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये काफ़ी नैरो है। ठीक है, अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये काफ़ी वाइड है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पे आपको काफ़ी जो रिवर्स हैं यहाँ पे ड्रेन करती हुई मिलेंगी ईस्टर्न बॉर्डर पे, जैसे महानदी। ठीक है, यहाँ पे इनका डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे गोदावरी आपको मिलेगी, कृष्णा रिवर हो गई, कावेरी रिवर हो गई। तो देखिए ये हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। ठीक है, और ये अपना डेल्टा कहाँ पे बना रही है, मतलब कहाँ पे ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे इनका डेल्टा बन रहा है। देखिए इसके अलावा इंडिया में आपको 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देखिए जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, ये आपको अरेबियन सी में मिलेंगे। ठीक है, ये केरला के आपको वेस्टर्न साइड में मिलेंगे, केरला के, और ये हमारे कोरल आइलैंड्स हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो देखिए ये आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे पेनिसुला होता क्या है, ये वो पीस ऑफ लैंड है जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। ठीक है, उसे हम पेनिसुला कहेंगे, कोई भी लैंड जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। और इसके अलावा देखिए इंडिया का आपने देखा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 1 है, और रशिया में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। तो देखिए यूएस में जो स्टैंडर्ड टाइम्स हैं वो कितने हैं, 7, कनाडा में है 6। ठीक है, इसके अलावा देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है मिलके। कहाँ पे, कौन सा वो डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में आपको मिलेगा। ठीक है, और इस डेल्टा की जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर। अब नेक्स्ट हमारा एलुवियल डिपॉजिट। देखिए एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, जो रिवर है माउंटेन से लेके नीचे प्लेन में जो सॉइल को डिपॉजिट करती है, वो काफ़ी फाइन सॉइल होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देखिए वो रिवर जो कि, ठीक है, अपना वाटर जो मेन रिवर है ना उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अपना जो वाटर है मेन रिवर को दे देती है और वहीं पे अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये किसी भी साइड से होती है, जैसे अगर ये हमारी मेन रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ट्रिब्यूटरी हमारी लेफ्ट डायरेक्शन से भी आ सकती है, राइट डायरेक्शन से। वो बेसिकली वो क्या करता है, अपना वाटर मेन रिवर में डिस्चार्ज कर देती है, उसके बाद वो एक ही रिवर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोरल्स। देखिए कोरल्स क्या होता है, देखिए आपको सी में ओशंस में टाइनी मराइन एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पॉलिप्स। जब उनकी डेथ हो जाती है, वो जब डाई हो जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन होते हैं ना वो बचते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कोरल्स। ठीक है, फिर उन स्केलेटन्स पे क्या होता है, और भी हमारे जो पॉलिप्स है ना, जो हमारे टाइनी मराइन एनिमल्स हैं वो उन पे ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी हायर हो जाते हैं और कोरल आइलैंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो कोरल आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुए, हमारे पॉलिप्स हैं, ये हमारे मराइन एनिमल्स हैं, इनकी डेथ के बाद स्केलेटन जो बचता है, ठीक है, उन स्केलेटन्स पे दोबारा से हमारे ये पॉलिप्स हैं वो दोबारा से ग्रो होने जाते हैं। फिर ये ऐसे स्केलेटन से बनते बनते काफ़ी एक बड़ा ग्रुप, मतलब हायर ये बनते जाते हैं और इससे एक हमारा एक आइलैंड फॉर्म हो जाता है, उसे हम कोरल आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिप्स के स्केलेटन पार्ट को हम कोरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आइलैंड हायर होते जाते हैं स्केलेटन, उन्हें हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं। तो देखिए ये हमारी 6 की एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी मतलब कोई भी पर्टिकुलर एनसीईआरटी आप इसके बाद चाहते हो हम स्टार्ट करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।